हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। एक बार फिर से आप सभी का IITians गुरुकुल परिवार में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर 4 जिसका नाम है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। इसमें हम सीखेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणज किसे कहते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहले गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड की परिभाषा होती है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह काट दें। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको करके बताती हूँ। मान लो हमें दिया है 8, ठीक है। अब कहा गया है कि इसका क्या निकालो, गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, जो संख्याएं 8 को काट देंगी वो 8 के गुणनखंड होंगे। मतलब जिन संख्याओं के पहाड़े में 8 आएगा वो 8 के गुणनखंड होंगे। एक 8 को काट देगी, ठीक है। 2 भी काट देगी, 3 नहीं कटेगा, 3 से 8 नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, और 4 के बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और लास्ट में 8। ठीक है, तो ये क्या हो गए 8 के गुणनखंड, जो 8 को पूरी तरह काट देंगे, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। ये तो हो गया गुणनखंड किसे कहते हैं। अब गुणनखंड के बारे में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात है कि एक मतलब 1 जो होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। मतलब 1 से सभी संख्याएं कट सकती हैं, तो 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। हम कोई भी संख्या ले लें, मान लो हमने 1000 ले लिया यहाँ पे, तो 1000 1 से कट जाएगी, तो 1 क्या हुआ 1000 का गुणनखंड। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर वो संख्या 1 से पूरी तरह कट जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। ठीक है। अब दूसरा है कि प्रत्येक संख्या मतलब कोई भी संख्या हो वो स्वयं की गुणनखंड होती है। यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर क्या है 8, तो 8 का गुणनखंड क्या है 8 है या नहीं है। तो कोई भी संख्या अपने आप से तो कट ही सकती है। हम कोई भी संख्या काट लें, 5 ले लो, 5 को काट लें, 5 एकम 5, पूरा कट गया। कोई भी संख्या खुद की गुणनखंड होती है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट होता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। मतलब देखो यहाँ पर हमने 8 लिया, 8 के गुणनखंड क्या है 1 2 4 8। ये सब 8 से छोटे हैं और ये क्या है 8 के बराबर है। अगर हम 8 के आगे 9 से काटें 8 को, क्या कट जाएगा। अगर 8 को हम 9 से काटें क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 8 तो 9 से ही बड़ा है, तो कटेगा कहाँ से, कटेगा अभी तो किस में कटेगा, पॉइंट में। लेकिन हमें किस में काटना है, पूरा। हमारा शेषफल क्या है 0, तो वो होता है गुणनखंड। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट होता है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उसे पूरी तरह काट देता है, मतलब उसका पूर्ण विभाजक होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 को ले लें, 2 से हम 8 में भाग देंगे, पूरा चला जाएगा, 2 चौके 8, पूरा कट गया। अगर ऐसे 4 को ले लें, 4 से 8 को काटें, 4 दूनी 8, पूरा कट गया। ऐसे ही अगर 8 से 8 को काटें, वही पूरी तरह कट जाएगा। 1 से सब संख्या कटी जाती हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका पूर्ण विभाजक होता है, मतलब उस संख्या को पूरी तरह काट देता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट होता है कि जो संख्या है, कोई भी संख्या है, उसके गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। अभी आप लोग नहीं समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मैं ये कहना चाहती हूँ
कि कोई भी संख्या हमें दी गई है तो उसके जो गुणनखंड आते हैं, यहाँ पर कितने गुणनखंड आए, 1 2 3 4, कितने आए, 4। हम यहाँ पर ये अंक नहीं देखेंगे कि 1 का है, 2 का है, 4 का, 8 का, ये नहीं, हम इनकी संख्या गिनेंगे कितनी है, ये 1 2 3 4। तो जो 8 के गुणनखंड होते हैं वो 4 ही हैं और 4 के अलावा कोई 5वां नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या के गुणनखंड एकदम फिक्स होते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पे 8 के कितने हैं, 4, तो 4 के अलावा 5वां गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, और किसी भी संख्या का लास्ट गुणनखंड होता है, लास्ट, वो खुद वो संख्या होती है। यहाँ पर आप इसे देख लो, 8 के 1 2 4 लास्ट 8, इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता। अब अगर हम 8 के अलावा कोई और भी संख्या ले लें, यहाँ पर हम ले लें 14 को, 14 1 से तो कटेगा ही, ठीक है, 2 से भी कट जाएगा, 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 14 3 के पहाड़े में नहीं आता है, और 3 के बाद 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, और 7 से, 7 दूनी 14, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 के बाद 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, और 13 से भी नहीं कटेगा। लास्ट कटेगा किससे, खुद से, मतलब 14 से। अब 14 के अलावा किसी भी संख्या से ये 14 नहीं कट सकता, वरना आप करके देख लो, 15 से काटो, नहीं कट सकता क्योंकि 14 तो 15 से बड़ी होती है। अगर हम 15 से काटें, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। किस में कटेगा, पॉइंट में, लेकिन हमें किस में काटना है, पूरा पूरा, हमारा सेसल कितना है, 0। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे अगर हमें ये संख्या दी गई है, अब आप क्या करोगे कि ये तो इतनी बड़ी संख्या है, इसे हम कैसे देखें किस किस से कटेगी, किससे नहीं कटेगी। अभी आप 2 से काट के देखोगे, 3 से काट के देखोगे, 4 से काट के देखोगे, 5 से, 6 से, जाने कितनी संख्या से काट के देखोगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम इसके गुणनखंड निकालें, 2 से हमें पता है क्या होगा विभाज्यता का नियम, कि संख्या के पीछे क्या है, 2 4 6 8 0, यहाँ पर 6 है, ये 2 से कट सकता है। ऐसे हम 3 से देख सकते हैं इसके अंकों को जोड़कर, 4 से देख सकते हैं, 5 से। अगर आपको विभाज्यता के नियम आते होंगे तो आप अच्छे से गुणनखंड निकाल सकते हो, मतलब बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग विभाज्यता के नियम याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है गुणनखंड निकालने के लिए। अब आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में समान, एक ही। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए कम से कम हमारे पास 2 संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक संख्या होगी तो हम उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकाल सकते, क्योंकि उभयनिष्ठ तो 2 से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए आपके पास 2 संख्या तो होनी चाहिए, फिर चाहे 2 के बाद कितनी भी संख्या हो। अब यहाँ पे हम लेने 2 संख्या, एक ले लिया हमने 8, ठीक है, छोटी संख्या लेती हूँ आपको समझाने के लिए, और दूसरा ले लिया हमने 6। अब देखो यहाँ पर 8 1 से तो कटेगा ही, क्योंकि 1 से सारी संख्या कटती है, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, और लास्ट में 8 के बाद किसी भी संख्या से नहीं कट सकता। ठीक है, और निकालेंगे हम 6 के गुणनखंड। 6 में 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और लास्ट में 6 से। अब 6 के बाद किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, ये तो हमने लिख लिए इन दोनों के गुणनखंड। अब कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकालते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों में, इन दोनों के गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्याएं एक जैसी हैं। जैसे यहाँ पर 1 2, इसके अलावा 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है,
3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। कोई भी संख्या हो वो दोनों में होना चाहिए, तब वो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 1 और 2। और किन्हीं भी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो जरूर होता है, क्योंकि 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है, तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 और 2। 6 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 हो गए। ठीक है, गुणनखंड को हम अपवर्तक भी बोलते हैं। मैंने आपको ये क्यों बताया अपवर्तक? क्योंकि अगर कहीं पेपर में, कहीं भी, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आ गया कि इन संख्याओं का अपवर्तक निकालो, तो आप लोग सोचोगे अपवर्तक तो हमने पढ़ा ही नहीं, अपवर्तक ये कहाँ से आया, क्या होता है, हम तो लोग जानते ही नहीं है। तो हम गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि हम लोगों को नाम से पता चल रहा है, अभाज्य मैंने आप लोगों को बताया था। अभाज्य क्या होता है? जो संख्याएं खुद और 1 से कटें वो होती है अभाज्य संख्याएं, और गुणनखंड जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दें। मतलब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मान लो 18 दे दी, यहाँ पे कितनी दी है? 18। तो इनमें से जो अंक 18 को पूरा काट देंगे उन्हें हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। इन्हें हम कैसे करते हैं? लासा से। देखो लासा में हम हमेशा अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी जो होती है क्या होती है? 2। अगर जो संख्या हमें दे रखी है वो अगर 2 से कट जाएगी तो हम 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे, और अगर 2 से 3 बार कट रही है, 4 बार कट रही है तो हम उतनी बार काटेंगे। अब देखो 2 से काटेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका भागफल जो आता है। 2 से कितनी बार कटेगी? 18, 9 बार। अब अगर ये फिर से 2 से कटेगी तो हम इसे काटेंगे, अगर नहीं कट रही तो हम इसे किससे काटेंगे? 3 से। 3 त्रिका 9। अब 3 किससे कटेगा? 3 से। 1 आ गया। लास्ट में हमें 1 लाना होता है। जब तक हमारा यहाँ पर 1 नहीं आता जब तक हम उसे करते रहते हैं। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ये जिनसे हम भाग देते हैं वो होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2, 3 और 3। ये हो गए 18 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही हम किसी भी संख्या गुणनखंड निकालते हैं लासा करके। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे गुणज। गुणनखंड हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे आगे गुणज। गुणज होता है किसी भी संख्या का पहाड़ा। अगर हमें यहाँ पे दिया है कि 2 का गुणज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा लिखेंगे। या ये तो हो गया 1 कि 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि किसी भी संख्या में जिसका हमें क्या पूछा गया है? गुणज। उस संख्या का किसी भी संख्या में भाग चला जाए तो वो संख्या उसकी गुणज होती है। अगर हम यहाँ पे लें 108, 2 से कट जाएगा, हमें दिख रहा है वैसे भी कि ये क्या हुआ? पूरा 2 से कट गया। तो 108 क्या हुई? 108 2 का गुणज हुई। ठीक है, अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। पहला पॉइंट होता है कि किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ले 2 के गुणज निकाल लें हमें यहाँ पे। ठीक है, तो
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे हम कितनी सारी संख्याएं लिखेंगे। 2 का गुणज 2 के बराबर है, ठीक है, और जो बाकी के 2 के गुणज हैं वो सब 2 से बड़े हैं या नहीं, सब 2 से आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो सीमित नहीं होते हैं। मतलब जो संख्या यहाँ पर 2 के गुणज लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 के गुणजों को गिन नहीं सकते कि कितने गुणज निकलेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, पता नहीं, अनंत तक कितने भी गुणज निकल सकते हैं। तो उनकी संख्या कोई सीमित नहीं होती है, कोई भी उनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, वो कितने भी गुणज हो सकते हैं, कितने भी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या स्वयं की गुणज होती है। जैसे गुणनखंड में भी सब कोई संख्या थी वो खुद की गुणनखंड थी, ऐसे ही यहाँ पर गुणज में भी संख्या स्वयं की गुणज होती है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणज क्या है, 2 है या नहीं, तो ये कोई भी संख्या हो वो खुद का गुणज होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज। अब शायद आप लोग बता सकते हो उभयनिष्ठ गुणज क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को उभयनिष्ठ गुणनखंड बता दिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या होता था कि कोई भी हमें संख्या दी रखी है उनका हमें उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन हो वो वाली संख्या लिखनी होती थी। ऐसे ही हमें कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे यहाँ पर 2 और 5, 2 का टेबल लिख लो यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे, ठीक है। यहाँ पर 5, 10, 15, 20 और 25। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में एक जैसी संख्या हो। यहाँ पर दोनों में एक जैसी संख्या क्या है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 क्या है, 10। तो 2 और 5 का उभयनिष्ठ गुणज क्या हुआ, 10। 10 के अलावा कुछ भी नहीं है और इसमें, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि गुणनखंड को हम अपवर्तक बोलते हैं, ऐसे ही हम गुणज को भी अपवर्त्य बोलते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में गुणज भी आ सकता है या अपवर्त भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना कि कहीं भी अपवर्त्य आ जाए तो आप लोग कहोगे कि हम इसमें क्या करें। तो सिंपल सी बात है, उसका आपको क्या करना है, टेबल पढ़ना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हमने गुणनखंड पढ़ा, गुणज पढ़ा, उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ा, उभयनिष्ठ गुणज पढ़ा, और अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही IITS गुरुकुल फैमिली को बढ़ाते रहें। थैंक यू।